in association with Kuku FM. पहला प्रश्न सौरभ दर्शन सिंह का है। ये पूछ रहे हैं कि भारतीय संदर्भ में ब्रिटिश संसद की प्रथा शैडो कैबिनेट के बारे में आपका क्या विचार है, जिसमें विपक्ष भी अपना एक कैबिनेट घोषित करता है और असल मंत्रियों की बहुत बढ़िया विचार है। मैं इस 1-to-1 विचार से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी में या कहीं भी चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत जरूरी है। तो जो भी पार्टी विपक्ष में हो वो अपने अलग अलग नेताओं को ये जिम्मेदारी दे कि इस अहम मंत्रालय की जो भी नीतियां बन रही हैं, जो भी जवाब दाखिल हो रहे हैं, जो भी प्रपोजल हैं, ड्राफ्ट हैं, उन पर आप नजर रखिए, परफॉर्मेंस पर नजर रखिए, ताकि बेहतरी होती रहे। तो शैडो कैबिनेट और इसमें क्या होता है कि फिर जो भी पार्टी विपक्ष में है वो पक्ष में आना चाहती है, और उसके लिए आपको अपनी लीडरशिप को तैयार करना होगा। और एक मेरी ये शिकायत भी रहती है कि भाई अध्ययनशीलता रहे थोड़ी सी, है ना। आप ड्राफ्टिंग के भी उस्ताद हो, पब्लिक के भी उस्ताद हो, लेकिन नियम कानून भी समझे। उसके लिए जरूरी है कि आप लगातार उन चीजों में मुब्तला रहें। सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस। विशाल यादव का प्रश्न है, वो पूछ रहे हैं तालिबान की जीत के बाद अगर दुनिया के बाकी देश उसको मान्यता नहीं देंगे और उसको अलग थलग रखेंगे तो वो अपनी कमाई के लिए फिर वही करेगा जो पहले करता था। आर्थिक रूप से अलग थलग रहने से वो चीन के हाथ में खेलेगा और आतंक का पोषक बना रहेगा। तो फिर क्यों ना उसे एक मौका दिया जाए, और अगर वो उसी राह पर चले जैसे पहले चला था तो फिर बाद में प्रतिबंध लगाने के बारे में सोचा जाए। देखिए निखिल, बहुत सारे लोग हैं वर्ल्ड कम्युनिटी में जो ये राय रखते हैं कि तालिबान को एक मौका दिया जाना चाहिए। अब दो तीन चीजें हैं। अव्वल तो जब कोई ये कहता है कि मौका दिया जाना चाहिए, तो कोई उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है कि अच्छा मौका नहीं दोगे तुम तो क्या तालिबान नहीं है? कोई आपके मौका देने या ना देने से तो नहीं आए। तो वो अभी फिलहाल की अफगानिस्तान की एक रियलिटी है कि उन्होंने अमेरिका के बैक होते ही अपने आप को रीग्रुप किया, वो तैयारी में थे और वो तेजी से कैप्चर करते चले गए। ठीक है, तो जितने दावे किए जा रहे थे अमेरिका और एलाइज के द्वारा कि हमने ट्रेन कर दिया, ये कर दिया, तो वो उनके लिए फेस सेविंग था। ठीक है, तो और वो जो बाइडेन का रोना है वो सब चीजें भी हैं, लेकिन जो आपने भी एक बार कहा था कि यार किसी को तो ये कॉल लेना था, आप एंडलेसली नहीं लड़ सकते। वो वियतनाम में भी हुआ था कि एक पॉइंट पे आके आपको ये कॉल लेना पड़ा कि ब्रो दिस इज नॉट अवर वॉर एनी मोर, या इस वॉर में हम कहीं आगे बढ़ते नहीं दिख रहे हैं। तो और इन्होंने तो वैसे भी बहुत जल्दी गोल पोस्ट शिफ्ट किया था। तालिबान गए और 2 साल में ही इनको इराक दिखने लगा। तो एक तो वो चीज है, लेकिन तालिबान को अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं तो उसका एक नतीजा हमने IC-814 के हाईजैक के दौरान देखा था। रूस, चीन, पाकिस्तान बहुत क्लियरली सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। चीन को वहां पे अपने कमर्शियल हित दिख रहे हैं। रूस अमेरिका के जाते ही एक प्लेयर हो गया था, और जैसे वर्ल्ड अफेयर्स में पुतिन अपने आप को स्टैब्लिश करने के बाद दोबारा से इन्वॉल्व कर रहे हैं। ही इज अ प्लेयर यू कैन नॉट इग्नोर। तो वो वही चीज अफगानिस्तान में ही, और वो हमेशा ही एक ग्रेट थिएटर रहा है। अफगानिस्तान में मतलब आप समझो कि पहला तो बड़ा खुल के दिखा 79 ऑनवर्ड्स, जो सोवियत संघ वर्सेस अमेरिका हुआ, लेकिन ये राउंड 2 था, इस पे इतनी बात नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं कि तालिबान एकदम से आ गए, उनको भी तो बैकिंग थी ना। अब वो बैकिंग किसकी थी, किन पर संदेह जाता है, ईरान का क्या रोल है, रूस का क्या रोल है, कैसे उन्होंने अपने फिशर्स को कवर किया, ये एक विचार का विषय है। अब बात आती है भारत की। तो भारत ने चूंकि इतना निवेश कर रखा है, मैं तो देखिए ईमानदारी की बात, मैं तो विद्वानों को पढ़ के सबको सुन के ही राय बना पा रहा हूं कि भारत की जो एक डोमेस्टिक लॉबी है, जिसके लिए एक तालिबान मुद्दा है, और उत्तर प्रदेश चुनाव में भी इसकी वो सुगबुगाहट सुनाई देती है कि अच्छा ऐसा वैसा, फिर तालिबान पे कोई कुछ बोल देगा तो वो एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। वो सब चीजें चल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके विदेश नीति के फैसले हमेशा बहुत जल्दबाजी में नहीं लिए जाते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार भी ये चीज समझती है, इसलिए वो वेट एंड वॉच के मोड में है कि अच्छा देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट। अगर इनको लगता है कि नहीं साहब, नॉर्दर्न अलायंस को जो नए सिरे से रीग्रुप हो रहा है पंशीर वैली में, उनको पुश करना चाहिए, तो वो भी एक ऑप्शन रहेगा, और वो ऑप्शन हमेशा ही रहता है। और दूसरी चीज जो भारत के लिए असल में चिंता का विषय है वो ये है कि जब हक्कानी नेटवर्क और ये सब चीजें लेजिटिमाइज हो जाएंगी, तब खेल दूसरा हो जाता है गुरु। आपको दुनिया भर में टेररिज्म फैलाने के लिए जो विद्वान बताते हैं कि मनी कैसे आपकी सर्कुलेट हो रही है, चीजें कैसे खप रही हैं, तो वो सरकारों के लिए आसान होता है
आतंकवादी संगठनों या कट्टरपंथी संगठनों के मुकाबले। हक्कानी नेटवर्क का कैसा रिकॉर्ड रहा है सब जानते हैं, तालिबान का कैसा रिकॉर्ड रहा है सब जानते हैं। तालिबान के ही दौर में या अफगानिस्तान के दौर में जो मुजाहिदीन लड़ाके वहां पर थे, आतंकवादी थे, उनको बाद में कश्मीर में भेजा गया। पाकिस्तान का ISI का किस तरह का होल्ड है सब जानते हैं। तो ये जटिल है विषय, तो भारत को इन्वॉल्व भी रहना है, अपने आप को पूरा वो ऐसा नहीं ना कि नहीं नहीं जी हम मान्यता नहीं देंगे, फिर उसके बाद क्या, मतलब भारत पाकिस्तान की इतनी तनातनी रहती है पर ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती रहती है ना। कभी आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के सहारे बात करते हो, कभी आप दूसरे एजेंट्स के सहारे बात करते हो, क्योंकि वो एक विकल्प है। आपको हमेशा कितना भी तनाव हो एक लाइन खुली रखनी पड़ती है। और यहां तो कोई अपेरेंटली डायरेक्ट, क्योंकि बॉर्डर शेयर नहीं हो रहा है ऐसा पूरा पूरा, तो सीधा टकराव भी नहीं है। और रही बात उन्होंने कहा मान्यता देने की, तो चाहे अफगानिस्तान हो चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो जहां पर आदमी को आदमी नहीं समझा जाता, औरत को आदमी के बराबर हक नहीं मिलते हैं, वहां पे अगर कोई सरकार बनी है तो उसके बने रहने भर से उसको मॉरल वैलिडिटी नहीं मिल जाती है। ठीक है, सेंट्रल एशिया में बहुत सारे देशों में ये चलती है हुकूमत, है ना। ईरान में एक सो कॉल्ड इस्लामिक क्रांति हुई, क्या ईरान में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले उनको बराबरी सब चीज में है, वो हर चीज में शरीक हैं? क्या सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वो सारे अधिकार मिले हुए हैं जो पुरुषों को मिले हैं? तो एक लंबी डिबेट है। मेरे ख्याल से तो ये कभी भी आदर्श स्थिति नहीं हो सकती दुनिया के किसी भी समाज में। पर अब उनकी वास्तविकताएं क्या हैं जिनको ये बदलाव लेके आने हैं। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले इंडिया के फ्यूडल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, क्या भारत में भी आदर्श स्थिति आ गई? ये सवाल उस देरी तक नहीं जाता है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहीं पर भी किसी के होने भर से वो दुरुस्त हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मनोज महाजन का। इन्होंने लिखा है कि क्या है ये, अब हर मिग 21 क्रैश के होने की खबर आती है कि आप अपनी टीम के जरिए RTI से करके इसका पता लगा सकते हैं कि पिछले 5 साल में कितने फाइटर जेट क्रैश हुए और उसका कारण क्या था। ये उन्होंने, ये सुनने में रखवाले टाइप की क्वेरी लगती है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे एड्रेस किया जाए। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, मैं उन विद्वान संपादकों की तरह नहीं हूं जिन्हें हर विषय पे आता हो। मेरी इस विषय में जानकारी नहीं, शायद निखिल कुछ बेहतर बता पाए। मेरी भी जानकारी बिल्कुल सीमित है, लेकिन मनोज, जैसे आप जहां से आपने पूछा कितने, तो इस साल में तो 4 हुए हैं, इफ माय मेमोरी सर्व्स राइट। अभी जो रिसेंट सबसे हुआ है वो बाड़मेर में था। तो जहां से सवाल निकल के आता है कि इतने क्रैशेस क्यों होते हैं, फ्लाइंग कॉफिन वगैरह कहा जाता है, तो इस चीज को प्लीज समझिए कि जितना हार्डवेयर एक टाइम पे होता है फोर्स के पास में, स्पेशली एयरक्राफ्ट के मामले में, उसको इन राइटिंग किसी को सर्टिफाई करना होता है इससे पहले वो ग्राउंड से टेक ऑफ करे, और उसके लिए SOPs बने हुए हैं। कोई भी ऐसा, और इसमें बिल्कुल हमें भरोसा करना होगा इस चीज पे, कोई भी एयरक्राफ्ट जो आपको हवा में उड़ता हुआ दिखता है, अगर वो फिट नहीं है तो वो टेक ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी की नौकरी का भी सवाल है ना। तो वो इस चीज के ऊपर सवाल और जवाब होता है। मैंने कहा था कि ये चीज एक पॉलिटिकल सवाल है। हम एक 60s विंटेज एयरक्राफ्ट क्यों उड़ा रहे हैं, ये हमारी टेक्निक या स्ट्रेटेजी वहां से निकल के नहीं आता है। राजनीतिक सवाल ये इसलिए है क्योंकि आप जिस तरह के प्लान्स बनाते हैं, क्या उतने पैसे आपके पास हैं, क्या उतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति आपके पास में है उस तरह से अपनी फोर्सेस को इक्विप करने के लिए। अभी जो राफाल की खरीद थी वो एक क्लासिक उदाहरण है। हम कारगिल की लड़ाई के बाद से खरीदने की कोशिश कर रहे थे 125 जेट्स। कितने ले पाए हैं अभी तक के आपको नंबर पता है? 36 आपके रफाल आए हैं। MMRCA-2 आपने फ्लोट किया, उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता है, अभी अटका हुआ है वो। आप 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान की बात कर रहे थे, कितनी सबमरीन बना पाए आप उसमें से, वो एक अलग रिकॉर्ड है। 6 बन रही हैं स्कॉर्पियंस, 6 और वो बनाने की बात कर रहे हैं, बाकी उन्होंने ऑलमोस्ट ड्रॉप कर दिए। 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर, आप बातें बहुत सारी कर सकते हैं और ये कहना हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि नहीं इस एक एयरक्राफ्ट को आप मत उड़ाइए, या वो एयरक्राफ्ट बहुत अच्छा है वहां से ले लीजिए। आपकी क्षमता क्या है, आपके देश की इकोनॉमिक रियलिटीज क्या है, आपके देश की पॉलिटिकल रियलिटीज क्या है, इन सारे डिसीजंस को सपोर्ट करने के लिए उनके कॉन्टेक्स्ट में ही हमें किसी हथियार को या फौज की तैयारी को देखना चाहिए। फिलहाल ट्रस्ट मी ऑन दिस, हम अगर MiG-21 उड़ा रहे हैं तो दे आर फिट टू फ्लाई, दे आर फिट टू फाइट। बढ़ते हैं नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। पहली सलाह तो हमारी आपको ये है कि
जिनके साथ हमारा करार हुआ है उनका बयान सुन लीजिए। कुकू एफएम है, ऑडियो स्टोरीज का प्लेटफॉर्म है। उस पर एक जयललिता की बड़ी दिलचस्प बायोग्राफी है वासंती की लिखी हुई, अम्मा के नाम से, उसे आप पढ़ सकते हैं। और भी किताबें हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि कौन सी पढ़ रहे हैं। और आप प्रोमो कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, विच इज LT20, L फॉर ललन, T फॉर टॉप, LT20, ये प्रोमो कोड है। इससे इतर दो और किताबें जो मैं रेकमेंड करूंगा, एक है ये संजीव पालीवाल की क्राइम थ्रिलर जिसका नाम है पिशाच। इसे एका, ये वेस्टलैंड का इम्प्रिंट है हिंदी का, और दूसरी भारतीय भाषाओं का एका ने पब्लिश किया है। तो मजेदार किताब है, मतलब इसमें एक जो थ्रिलर के सारे एलिमेंट्स होते हैं, सारे मसाले होते हैं, वो है, और मजा आएगा आपको पढ़ने में। और इसको पढ़ने के बहाने आपको थोड़ा सा न्यूज रूम की डायनेमिक्स भी समझ में आएगी। इससे पहले इनकी संजीव पालीवाल की नैना के नाम से एक किताब आई थी, वो भी नॉवेल था, थ्रिलर था, तो उसके भी कुछ सूत्र इसमें है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने नैना नहीं पढ़ी तो आप पिशाच समझ ही नहीं सकते, पर पिशाच पढ़ने के बाद हो सकता है आपका मन कर जाए कि आप नैना भी पढ़ें। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक। और दूसरी और आखिरी रिकमेंडेशन है मेरी, कमाल के जर्नलिस्ट और राइटर जोशी जोसेफ की बुक। इसका नाम है द साइलेंट कू, द साइलेंट कू, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज डीप स्टेट। ये वेस्टलैंड का पब्लिकेशन है, वहां से आई है। इनकी एक और किताब आई थी पहले, विच आई स्ट्रांगली रेकमेंड, जोशी जोसेफ की, द फीस्ट ऑफ वल्चर्स। तो भारतीय स्टेट को समझने के लिए इस तरह की किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है कि कैसे ये सिस्टम काम करता है। इसी तरह से ये भी एक किताब है जो मैंने आपको पहले भी रिकमेंड की थी, संजय बारू की, इंडियाज पावर एलीट। ये भी बहुत कमाल की किताब है। तो आप लोग इन किताबों को पढ़िए। बाकी हमको बताइए कि सहारनपुर और सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर और जो दूसरे जिले हैं वहां पर क्या क्या करना चाहिए। आप सुझाव भी दे सकते हैं, न्योता भी दे सकते हैं, बात मुलाकात भी कर सकते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे कि नेता नगरी के अगले एपिसोड से पहले हम ये जो इंटरनेट का मसला है इसको थोड़ा सा और बेहतर करें। ओवर टू यू निखिल। मेरी फुर्सत की सलाह तो यही है कि मौसम बदल रहा है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मेरी तरह सर्दी का शिकार मत होइए, खाने पीने का ध्यान रखिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये, इन दिनों मैं देख रहा हूँ मैड मैन, और बड़े दिनों बाद सौरभ कोई ऐसी चीज इंटरनेट पे मिली है स्ट्रीमिंग इस पे, जो जिसको कहते हैं स्लो बर्नर इन इट्स अ पार्ट। डैम सीरीज, ब्यूटीफुल राइटिंग, बहुत अच्छी सीरीज है, और मैं ब्रेकिंग बैड टाइप का आदमी हूँ, तो उसमें वो एक क्लासिक स्लो बर्नर है जिसको ना आराम से तसल्ली से बैठ करके देखने की जरूरत होती है, और कई लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैडमैन ने क्या किया है, वो वहां से अच्छे एलिमेंट्स उठा लिए हैं, और साथ में फिर एक बड़ी पेसी सीरीज भी बना दी है। तो वो दिल होगा, वो ज्यादा स्लो भी नहीं है, जिन लोगों को तकलीफ होती है वैसी चीजें देखने में, लेकिन वो मोमेंट्स हैं जिनको आप ऐसे आराम से धीरे धीरे घटते हुए देखना चाहते हैं स्क्रीन पे। तो उस हिसाब से मैडमैन एक अच्छी सीरीज लगती मुझे, सेकंड सीजन तक पहुंच गया हूँ। आपको अगर समय मिलता हो इतना कि आप रोज 1 घंटा दे सकें उसे, तो जरूर देख सकते हैं। Amazon प्राइम पे है फिलहाल भारत में।